हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ध्रुव राठी की वीडियो जापान अर्थक्वेक सुनामी एंड प्लेन क्रैश। व्हाई इज इट हैपनिंग। नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके एकदम बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू करी थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन भूकंप से ही बहुत सब्सटैंशियल डैमेज देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगहें आग की लपटों में घिर गई और एज ऑफ 2 जनवरी करीब 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि यह सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा देखने को मिलता है इस देश में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का यह हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 29 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और देश में आया होता तो शायद हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है एज ऑफ नाउ। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। पेनिनसुला क्या होता है ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी जमीन जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहां लोकेटेड था। वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो से ये करीब 500 किलोमीटर दूर है ये एरिया, लेकिन फिर भी टोक्यो तक में इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल जो है कि जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिलते हैं, इसका जवाब भी नक्शे में ही छुपा है। इस नक्शे को देखिए, यह है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती हैं। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं साल भर साल। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो देश, जो एरियाज दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाए करते हैं, वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान देश की खास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखे जाने के पीछे। अब यहाँ पैसिफिक प्लेट की अपनी एक खास बात है कि पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर करके बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक यही चीज बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो देश इनकी बाउंड्रीज पर मौजूद है वहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है अर्थक्वेक्स की। जैसे कि अगर आप इंडिया के ऊपर की बाउंड्री देखोगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री देखोगे, ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती है जहां हिमालय की पहाड़ियां हैं। इसलिए नेपाल में बड़े भयानक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और नॉर्थ इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं
दिल्ली के आसपास के रीजन्स में, उनका मोस्ट केसेस में एपी सेंटर जो होता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही मौजूद होता है। इसे आप कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन से, जहां रेयरली ही कोई अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। आखिरी बार कब सुना था आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी भयानक अर्थक्वेक के बारे में? ऐसा नहीं है कि वहां कभी कोई अर्थक्वेक्स आते नहीं है, लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रीजन मौजूद होते हैं वहां अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और जब अर्थक्वेक्स आते भी हैं तो उतने खतरनाक नहीं होते। और उनके पीछे कारण ये कि इन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और कई बार जब ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उसका असर बीच में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से किस तरीके से टकराती हैं उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बन सकती हैं, जैसे कि कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट टकराकर दूसरी के नीचे घुस जाती है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब पैरेलली दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। इनमें से कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज में सबसे भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं, और जो पैसिफिक प्लेट है उसकी बाउंड्री एक कॉन्वर्जेंट बाउंड्री है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइप के कोलिजन में एक प्लेट जब दूसरे से टकराती है तो वो बिल्कुल ही दूसरे के नीचे घुस जाती है, मेंटल के अंदर चली जाती है। और ऐसा जब होता है ना, डायग्राम में देखो, समुद्र के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है उन दोनों प्लेट्स की बाउंड्रीज पर, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र के अंदर ये ट्रेंचेस समुद्र के अक्सर सबसे गहरे हिस्से होते हैं। अपने आसपास के सी बेड से ये 3 से 4 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। धरती का जो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र के अंदर, मारियाना ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। मारियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र का। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो वो ये कि जापान देश के बगल में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहां पर भी समुद्र 8.4 किलोमीटर डीप है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इतने गहरे समुद्र के इतने पास लोकेटेड हैं। इस नक्शे को देखिए, ये मैप आपको दिखाता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर समुद्र की डेप्थ कितनी है। जितना लाइट कलर समुद्र की डेप्थ उतनी ही कम है, और जितना डार्क कलर उतना ही ज्यादा गहरा है समुद्र। ज्यादातर देशों के आसपास देखो, इंडिया के जो कोस्ट लाइन्स हैं, अफ्रीका की कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन्स, लाइट कलर मौजूद है। लेकिन जूम करके अब जापान के पास देखो, जापान के बिल्कुल राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है। यहाँ पर यह है जापान ट्रेंच, और इसी के ऊपर से ही गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं, यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनोज की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है, और इसी की वजह से ही सुनामीज अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वो जापान के देश में देखने को मिलते हैं। जापान की कोस्टलाइन इस ट्रेंच के बहुत करीब है, इसका मतलब सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और वार्निंग के लिए भी ज्यादा समय नहीं रहता। इसी रीजन से सबसे ज्यादा खतरा भी जापान को ही होता है सुनामी से। इनफैक्ट जो सुनामी शब्द है ये भी जापानीज भाषा से ही आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हार्बर, नामी का मतलब है वेव, यानी हार्बर वेव। हार्बर का मतलब हिंदी में एक बंदरगाह हो गया। क्योंकि जापान में ही इतने सुनामीज देखने को मिले, जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैली तो ये सुनामी शब्द पॉपुलर हो गया, और वहीं से ही लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है तो इतिहास में हमेशा से ही जापान का देश डेंजर जोन में रहा है। लेकिन शायद इसी की वजह से ही जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामीज के डिजास्टर्स के डैमेज को कंट्रोल करने में भी। एग्जैक्टली यहाँ पर कर क्या रहा है जापान, इसकी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जापान के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो कुको एफएम पर बढ़िया ऑडियो बुक्स मौजूद हैं, जैसे कि ये वाली हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1.5 घंटे की ऑडियो बुक जो इस न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी सुनाती है। इसके अलावा ओपेनहाइमर, फादर ऑफ द एटम बॉम्ब के ऊपर भी एक ऑडियो बुक है। कुको एफएम पर ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी आपको अलग अलग टॉपिक्स पर, चाहे फिक्शन हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो। ओवरऑल एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किताबों को सुन सकते हो। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में एक बड़े डिस्काउंट का लिंक मिलेगा आपको। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लोएस्ट वाला है ताइशीन स्टैंडर्ड।
इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि एक मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंगों के पिलर्स की, दीवारों की, बीम्स की, ताकि जब अर्थक्वेक आए और उससे शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए उस चीज को। दूसरा है साइशीन स्टैंडर्ड, जो ऊंची बिल्डिंगों के लिए रेकमेंड किया जाता है, जहां पर इन्हें कहा जाता है कि डैम्पर्स लगाओ जिससे कि अर्थक्वेक की एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी हुई है उसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर के मैट्स लगाओ। ये रबर के मैट्स अक्सर अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को बड़े अच्छे से अब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड है इनका, जो सबसे एडवांस स्टैंडर्ड है, मेनशीन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हिले ग्राउंड के कंपैरिजन में। ग्राउंड हिल रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। टोक्यो शहर में मौजूद ये आइकॉनिक टावर स्काई ट्री नाम से, इसमें भी यही स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये पूरे शहर की वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है। जब 2011 में भयानक तोहोकू अर्थक्वेक आया था जापान में, 9.0 मैग्नीट्यूड था उस अर्थक्वेक का, इस बिल्डिंग को खरोच तक नहीं आई थी। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने कई तरकीबें अपनाई हैं, हालांकि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी अर्थक्वेक वाली रही हैं। इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं, ढेर सारी पेड़ों की प्लांटेशन करना सुनामी की ताकत को रोकने के लिए। कोस्टल डाइक्स बनाई हैं जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं। ये बड़ी ही लंबी लंबी पत्थरों की बनी ये चीजें, ये डाइक्स काफी महंगी होती हैं बनानी, लेकिन सुनामीज का इंपैक्ट कम करने में सक्सेसफुल रहती हैं। इसके अलावा सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स बनाए गए हैं। जिन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बड़ा रिस्क है सुनामी आने का, इवैक्यूएशन का ज्यादा टाइम नहीं है, तो लोग इन टावर्स में चले जाएं, एक हाई पॉइंट पर पहुंचकर सुनामी से बचे रहेंगे। इन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम्स को इंप्रूव किया है, इवैक्यूएशन ड्रिल्स करी जाती हैं, लोकल लोगों को रेगुलर ड्रिल्स कराई जाती हैं कि सुनामी के केस में क्या करना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करना है। और फाइनली इन्होंने समुद्र के पास दीवारें बनाई हैं, सी वॉल्स। जापान की 22,000 मील लंबी कोस्टलाइन है, जिसका 40% हिस्सा सिर्फ इन कॉन्क्रीट सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें अनफॉर्चुनेटली हमेशा काम नहीं करती, जैसे कि 2011 में हुआ। इस वीडियो को देखिए। ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आया था वो जापान के इतिहास का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था, और इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हुई जो पूरे पैसिफिक ओशन के ऊपर फैली। 2011 का यह अर्थक्वेक और सुनामी जापान के इतिहास में बेहद खतरनाक रहा था। इसमें करीब 20,000 लोग मारे गए। इसके बाद इनकी सरकार ने अपने स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट बनाया। थैंकफुली इस साल का डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चेरनोबिल न्यूक्लियर